बजट फीका रहा, बोरिंग रहा, ऐसे ही कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं? क्या कुछ खेल हुआ है बजट में? आज आपको सब कुछ जानना है आसान भाषा में कि इनकम टैक्स में क्या बड़े बदलाव हुए हैं। अगर 53 लाख करोड़ का ये बजट है तो इसमें आपको क्या मिला है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट यही है कि बजट 2026 में इनकम टैक्स में क्या बड़े बदलाव हुए हैं। दूसरा है बजट पर विपक्ष ने सरकार को घेरा क्यों है। तीसरा है बजट में क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है। चौथा है 53 लाख करोड़ के इस बजट में आखिर आपको क्या मिला है। और पांचवा है एक्सपर्ट से बजट को आसानी में समझिए। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि इनकम टैक्स से रिलेटेड क्या बदलाव हुए हैं। तो सबसे पहला बदलाव यह है कि रिवाइज रिटर्न भरने की तारीख जो कि 31 दिसंबर होती थी, अब वो बढ़कर 31 मार्च हो गई है। कि अगर आप अपना इनकम टैक्स रिवाइज करके भरना चाहते हैं तो पहले आपके पास तारीख दिसंबर तक की थी, 31 दिसंबर, लेकिन अब आप मामूली फीस देकर उसको 31 मार्च तक भर सकते हैं। दूसरा है विदेश रुपए भेजने पर अब 5% के बदले 2% टैक्स लगेगा, यानी कि अब विदेश अगर आपको पैसा भेजना है तो उस पर कम टैक्स लगेगा। इससे देखिए विदेशी यात्रा भी सस्ती हो जाती है। 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स कानून लागू हो रहा है। अब ये जो नया टैक्स कानून है इसमें कोई भी स्लैब में बदलाव नहीं है। पुराने इनकम टैक्स एक्ट में जो था 1961 वाला, उसको बदल दिया गया है। अब नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 ला दिया गया है जो कि 1 अप्रैल से लागू होगा। देखिए टैक्स रेट्स या फिर स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। जैसा पिछले बार था वैसा ही अब की बार है। मैं आपको आसान भाषा में ये बता देती हूँ कि कैसे पिछली बार आप याद कीजिए, एक तो ओल्ड रिजीम होती है और न्यू रिजीम होती है, वो भी आपको आगे बताती हूँ। टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रोसेस को अब और आसान कर दिया है कि अगर आप खुद भी अगर अपना टैक्स भरना चाहे तो आसानी से भर सकते हैं। टीडीएस ना कटवाने के लिए एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। पहले तो आपको एप्लीकेशन देनी होती थी, लेकिन अब अगर आप उस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो एनीवे वो हो जाएगा। मतलब आपको उसके लिए अलग से एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे याद कीजिए पिछली बार क्या था, पुरानी टैक्स रिजीम के हिसाब से 2.5 लाख तक का आपका टैक्स फ्री। उसके बाद आप अपनी तिगड़म बिठा के जो भी वो सारे क्लॉजेस लगते हैं उसमें 5 लाख तक आप अपने बचा सकते थे, पुरानी टैक्स रिजीम, और अभी भी वही है। दूसरा ये जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें स्लैब वही है कि 4 लाख रुपए तक की आपकी जो आमदनी है, इनकम है, वो फ्री, और आप अपना जो टैक्स है वो 12 लाख तक की इनकम पे बचा सकते हैं। ये वही पुराना वाला टैक्स रिजीम है जो अभी भी है। अब आखिरकार विपक्ष क्या कह रहा है। सबसे पहले राहुल गांधी का पोस्ट बताती हूँ, यूथ विदाउट जॉब्स, यानी यहाँ पर युवाओं के पास नौकरी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग एकदम गिर रही है, इन्वेस्टर्स अपना पैसा हमारे मार्केट से निकाल रहे हैं, हमारे जो हाउस होल्ड सेविंग है यानी जो घर पे लोग सेविंग करते हैं वो कम हो रही है, किसान परेशान है, ग्लोबल शॉक है। इन सबको आपने इग्नोर कर दिया और ऐसा बजट लाया है जिसमें कोई भी कोर्स करेक्शन नहीं हुआ है। आपने जो इंडिया की यानी भारत की जो रियल क्राइसिस है, रियल प्रॉब्लम है, उसको इस बजट में सॉल्व नहीं किया। सुप्रिया सुनेत लिखती हैं कि आपने हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ एनी, इन सब का आपने अलॉटमेंट कम कर दिया, यानी कि काट दिया। कहीं आपने 3,000 करोड़ काट दिया, कहीं 6,000 करोड़, यानी कि ये वाला जो बजट है वो बिल्कुल भी, मतलब आप किसी भी तरीके से देख लीजिए कि वो ठीक नहीं है, बोरिंग बजट है। आपने कहीं ना कहीं ये क्लियर कर दिया कि बजट नंबर्स हैं वो लिटरली एक्सपेंडिचर कट करके लाए गए हैं। गवर्नमेंट ने इतने बड़े बड़े सेक्टर्स का फंड कट कर दिया, इधर लोग जो हैं वो दूषित पानी से मर रहे हैं और आपको कोई पड़ी नहीं है। आपका ये जो रेवेन्यू रिसीप्ट हैं वो भी स्लो डाउन कर रही हैं इकोनॉमी को। फिर आप देखिए कि किस तरीके से इसमें कुछ भी बड़ा इस वाले बजट में आपने आम आदमी को नहीं दिया है। जयराम रमेश लिखते हैं, हालांकि दस्तावेजों का विस्तार से अध्ययन किया जाना अभी बाकी है, लेकिन 90 मिनट बाद ही ये स्पष्ट हो गया कि बजट 2026-27 के बारे में जो भारी माहौल बनाया गया था उसके मुकाबले ये कहीं कमतर रहा है। ये पूरी तरह फीका साबित हुआ है। भाषण भी पारदर्शी नहीं था क्योंकि इसमें प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए बजट आवंटन को लेकर कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं थी। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट के पास अब आइडियाज खत्म हो गए हैं, कोई पॉलिसी विजन नहीं है, कोई पॉलिटिकल विल नहीं है।
इन लोगों ने जो बजट लाया है इसमें कोई रिवाइवल स्ट्रेटजी नहीं है, एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, नौकरी के लिए कोई सीरियस प्लान नहीं है, पुअर और मिडिल क्लास के लिए कोई घोषणा नहीं की है, कोई महंगाई में रिलीफ नहीं दिया है, तो बेसिकली ये बजट फेल है। अब देखिए क्या सस्ता क्या महंगा हुआ है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपके लिए जो सस्ता हुआ है, देखिए 7 गंभीर रोगों की दवाएं सस्ती हो गई हैं, कैंसर की 17 दवाएं सस्ती हो गई हैं, शुगर की दवाई सस्ती हो गई है, विदेश यात्रा पहले से सस्ती है, फॉरेन में पढ़ाई अब सस्ती है, माइक्रोवेव ओवन सस्ते हो गए हैं, खेल का सामान सस्ता हो गया है। अगर आप देखते हैं जूता और बेल्ट सस्ता, फ़ोन और टैबलेट सस्ता, ये तो सस्ता जो हुआ है उसकी लिस्ट है। अब महंगा क्या हुआ है, शराब, स्क्रैप, खनिज, ये सब महंगे हो गए हैं, सिगरेट और पान मसाला महंगा हो गया है, विदेशी परफ्यूम, लग्जरी घड़ियां महंगी, शेयर बाजार में अब निवेश करना महंगा हो गया है। तो ये सारा सब कुछ सस्ता महंगे की लिस्ट। अब देखिए 53 लाख करोड़ के इस बजट में आपको क्या मिला, मैं आपको जरा एक ओवरव्यू दे देती हूँ। लगभग 90 मिनट निर्मला सीतारमन का भाषण रहा, 85 मिनट्स। आम आदमी के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा है, जो कि एक बड़ा कदम है। सोचिए आयुर्वेदिक एम्स, जहां पे आयुर्वेदा के हिसाब से आपके इलाज होगा। कैंसर की 17 दवाओं पर से आयात शुल्क हटा दिया, यानी कि वो दवाएं सस्ती हो गई हैं। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनेंगे, यानी अब कंटेंट क्रिएटर्स को भी नौकरी मिलेगी। कंटेंट क्रिएटर्स भी अब जो है सरकार लिटरली उनके लिए करियर ऑप्शन पूरा खोल दिया गया है। स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई होगी कंटेंट क्रिएशन की। करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे। तो ये सारे बदलाव किए हैं। रक्षा बजट 16% बढ़ा। फोर्सेस के आधुनिकीकरण पर लगभग 2 लाख खर्च होंगे। खनिज के अगर सेक्टर में हम देखते हैं तो रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा, और अभी आपको पता है कि रेयर अर्थ के मामले में ट्रंप से लेकर चीन से लेकर हर कोई देश रेयर अर्थ के पीछे पड़ा है। अब मैं चाहूंगी कि आप विपक्ष के नेताओं की वो बात सुनिए जिसमें वो सरकार को घेरते हुए दिख रहे हैं। और जो लैंग्वेज यूज़ की गई है, जो आम इंसान की समझ में भी ना आए, ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है। ना महिलाओं के लिए कुछ है, ना युवाओं के लिए कुछ है, ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए कुछ है। और जिस तरह से स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर लगातार देश में गिर रहा है, उसमें भी कुछ नहीं। और लगातार जो उम्मीद होती है बजट से हमारे किसान भाइयों को, मैं समझती हूँ किसान भाइयों के लिए भी इस बजट में कुछ भी नहीं है। बहुत ही निराशावादी ये बजट है। ये गरीब का पेट कहीं नहीं भर सकते। ये बजट गरीब का पेट नहीं भर सकता। नौकरी रोजगार दिए नहीं। नौकरी रोजगार कहाँ दिए? अभी भी बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार है। सपने दिखाने वाला बजट है। देखिए, शेयर की बातें हम कम समझ पाते हैं, लेकिन बीजेपी 5% लोगों के लिए बजट बनाती है, और शेयर का मसला उन्हीं 5% लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर वो निराश हैं और किसान की समझ से बाहर है, सोचिए किसान अपनी पैदावार के लिए क्या दे। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ, आलू के लिए क्या किया इस सरकार ने? आलू के किसानों की पैदावार को बढ़ा करके, या पैदावार आ गई, आलू के लिए क्या कर रही सरकार? क्या उनको सही रेट पे खरीदेगी? क्या आय दोगुनी हो गई? अभी धान की फसल, क्या धान की कीमत दे पाई है? सरसों की फसल तैयार है, क्या सरसों की तैयारी कर ली इन्होंने? जब आप विदेश का तेल मंगाओगे खाने के लिए, क्या उम्मीद करोगे आपके किसानों को कीमत मिलेगी? ये केवल 5% लोगों के लिए बजट बनाते हैं, बाकी सब कहीं जाएं, और फिर बजट आपके लिए और बनाते हैं। आपके लिए प्रचार के लिए बजट बनाते हैं। एक मिनट जाइए। आपके प्रचार के लिए बजट बनाते हैं। बड़े बड़े अखबार उठा लीजिए। मैं एक कंपनी का ऐड देख रहा था। वो कंपनी कह रही है पानी में यूरेनियम है, पानी में पेस्टिसाइड्स हैं, पानी में पी नहीं सकते पानी हम। प्राइवेट कंपनी को पता है, सरकार को नहीं पता है। गरीब किसान और गांव में रहने वाले लोगों की समझ से बाहर बजट है। उम्मीद थी कि किसान को मिलेगा, नौजवान को मिलेगा, लेकिन खाली डब्बा हाथ में है। आप 50% टैरिफ जो अमेरिका बार बार चिल्ला कर कह रहा था, तबाह कर दिया उसने कारोबार। उस कारोबार को कुछ रिलैक्स देंगे, कोई जिक्र भी नहीं किया आपने। जीरो। इस माहौल में, जिस माहौल के अंदर देश को जरूरत थी कि देश को खड़ा करने के लिए, उन एक्सपोर्टर्स को राहत देने के लिए जो अमेरिका के टैरिफ की मार झेल रहे हैं, उनको राहत देने के लिए उस पर आपने कुछ नहीं किया। देखिए, यूनियन बजट से लोगों को, आम जनता को बहुत उम्मीद थी, लेकिन बजट निराशाजनक रहा। और हमें अफसोस है कि जो उम्मीद लोगों को थी कि आम जनता के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए
कोई उसके अंदर सुविधा नहीं रही जिससे कि लोगों को की जो उम्मीद पूरी हो सकती थी। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जेब कतरे को जब जेब काटनी होती है तो वो आपका ध्यान इधर उधर करता है। तो इस बजट में भी बस नाम इधर उधर होगा, कोई नई योजना की घोषणा होगी जो चुनावी राज्यों को ध्यान में रख के होगी। चुनाव खत्म, घोषणा खत्म, 100 स्मार्ट सिटीज कहाँ है उसका कुछ पता नहीं चलेगा और गरीब लोगों की जेब फिर एक बार काट ली जाएगी। गरीब जनता को कोई राहत मिलने की उम्मीद सिर्फ कागज तक दिखेगी, कागज के बाहर नहीं दिखेगी, क्योंकि 11 साल में नहीं दिखी है। So what they said about 3 corridor, that is absolutely a garbage of lies, blatant lies. It is already on process and we have started working there. क्या बताऊं यार, डिटेल्स तो बहुत कम मिले ना जी। जैसे कि 3-4 हेडलाइंस है, लेकिन जब हम इंतजार कर रहे थे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ आएगी, हमारे केरला में चाहिए हमें जी। हमारे तो बहुत लंबी ट्रेडिशन आयुर्वेदा की, लेकिन केरला का नाम नहीं सुना। अब सुनिए कि आखिरकार इस बजट पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। सबसे बढ़िया चीज ये है कि एसएससी पे ट्रस्ट ज्यादा हो गया है। जो भी हम तय करते हैं एडवांस रूलिंग के जरिए या किसी भी तरह से टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ के हम जो लेते हैं कंक्लूजन, उसका एज बढ़ा दिया है, 3 से 5 साल कर दिया। इसका मतलब ये है कि लोग अपना काम 3 से 5 साल के फ्यूचर को देख के काम कर सकते हैं और ये इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है निवेशकों का, और लोग जो डिसीजन ले रहे हैं उन पे बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। सो इन्वेस्टमेंट आएगा, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आएगा। मुझे लगता है कि डिसइन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़े पैमाने पे होगा, उसका जिक्र नहीं किया उन्होंने अपनी स्पीच में, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में बहुत अच्छी तरह से बताया गया था कि डिसइन्वेस्टमेंट पे काफ़ी काम होगा। ओके शैलेश जी, अब देखिए ये तो कह रहे हैं कि कोई बड़ी घोषणाएं नहीं हुई हैं इनकम टैक्स के स्लैब्स में, लेकिन जो कुछ एक जो छोटे छोटे चेंजेस किए गए हैं, आपको लगता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं? जैसे जो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं उनको इक्विटी के इंस्ट्रूमेंट्स में वो जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसमें उनको थोड़ी सी राहत दी गई है। पहले 5% कर सकते थे, अब 10% तक वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी स्कीम है कि जिसके थ्रू पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन जो हैं वो बाहर से यहाँ निवेश कर सकते हैं अपनी स्टॉक मार्केट में, लिस्टेड कंपनीज में, और सबका जो लिमिट था वो बढ़ा दिया गया है काफ़ी बड़ी मात्रा से, 5 का 10 हो गया और ओवरऑल लिमिट 24% कर दिया। तो उससे काफ़ी लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट आ सकता है। ये सब जब फैक्टर होने लगेगा तो स्टॉक मार्केट का रवैया भी बदलने लगेगा। ओके, और इस समय एक और ब्रेकिंग न्यूज चल रही है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शैलेश जी आप नहीं देख पाएंगे, मैं अभी आपको बताता हूं। स्कीम गोल्ड और सिल्वर से जुड़ी हुई है। बीएसई ने सर्किट लिमिट लागू कर दी है क्योंकि सोना खरीद और बेचने पर सर्किट लागू हो गया है। सोना चांदी ईटीएफ पर 20% का सर्किट लिमिट लागू हो गया। क्या मतलब है इसका शैलेश जी, समझा सकते हैं क्या? इसका मतलब यह है कि वॉलेटिलिटी इतनी बढ़ गई है इसमें, क्योंकि रैंप अप भी उतना ही जल्दी हुआ था। सिल्वर के दाम डबल हो गए थे, अब डबल होने से अभी गिरने लगे हैं, संतुलन पे आने लगा है। इसलिए लोअर सर्किट जैसे स्टॉक मार्केट में होती है वैसे गोल्ड मार्केट में ईटीएफ में भी कर दी, क्योंकि निवेशक तो वही थे जिन्होंने 10% अपना एलोकेशन गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ में किया होगा, उनको बचाने के लिए ये सर्किट लगी है ताकि मार्केट फोर्सेस रिएक्ट करके उसको इंटीग्रेट कर सके। तो उसमें दिस इज अ नॉर्मल नेचुरल मार्केट रिस्पॉन्स टू वॉलेटिलिटी। ओके, ईटीएफ मतलब वही ना, डिजिटल गोल्ड खरीदने की जो स्कीम होती है उसका जो ऑप्शन होता है, एक तो फिजिकल होता है एक डिजिटल होता है। शैलेश जी हाँ वही मैंने जो हाँ तो ईटीएफ में क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड या जो ईटीएफ बना रहा है उसको गोल्ड खरीद के उसको बैक करना पड़ता है। करेक्ट। तो उसका जो आर्बिट्राज है बिटवीन ईटीएफ एंड स्पॉट गोल्ड, उसमें बहुत फर्क आ गया था। तो इसलिए अभी स्पॉट इतनी मात्रा में गिर नहीं रहा है, सिर्फ ईटीएफ गिर रहे हैं, इसलिए सर्किट लगाना पड़ा। ओके तो देखा आपने इस बार का बजट
कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं रहा, छोटा सा ही था, स्पीच भी इनफैक्ट कम ही थी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।